नमस्कार, मेरा नाम कुसुम महेश्वरी और आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं प्रिंसिपल्स ऑफ टैक्सेशन या करारोपण के सिद्धांत। और इसमें हम पढ़ेंगे कि टैक्स के बर्डन को, अब बर्डन क्यों कहा कि बर्डन का मतलब है कि हर एक टैक्स जो है वो पेन देता है, तकलीफ देता है, तो वो एक बोझ है और उस बोझ को डिस्ट्रीब्यूट करना है, लोगों के बीच में बांटना है। सरकार को पैसे चाहिए और पैसे इकट्ठा करने का सबसे ईजीएस्ट और सबसे सेफेस्ट सोर्स जो होता है वो टैक्स होता है। ये हम पिछली वीडियोस में बहुत बार पढ़ चुके हैं। तो अब इस टैक्स के बर्डन को कैसे बांटा जाए ताकि कम से कम तकलीफ हो। अब इसके लिए सबसे पहली बात जिस पे हर व्यक्ति सहमत होगा, एडम स्मिथ ने दी थी कि कैनन ऑफ इक्विटी। इक्विटी का मतलब सब लोगों पर समान रूप से टैक्स का बोझ डाला जाए, किसी से मतलब जो जिसे कहते हैं डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। अब इसमें हॉरिजॉन्टल इक्विटी भी आ जाती है, वर्टिकल इक्विटी भी आ जाती है। हॉरिजॉन्टल इक्विटी का मतलब है कि मैं और आप, हम दोनों की इनकम सेम है तो हम पर टैक्स भी सेम होना चाहिए। वर्टिकल इक्विटी का मतलब है मेरी और आपकी इनकम अलग अलग है तो हम पे टैक्स भी अलग अलग पड़ना चाहिए। तो इस प्रिंसिपल का ध्यान रखते हुए दो थ्योरीज हम बेसिकली ज़्यादा पॉपुलर हैं जिनको हम पढ़ते हैं, और भी थ्योरीज हैं लेकिन जो ज़्यादा पॉपुलर थ्योरीज हैं और मोरओवर सिलेबस के अकॉर्डिंग और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पॉर्टेंट थ्योरीज हैं वो ये दो थ्योरीज हैं जिसको आज हम यहाँ डिस्कस करेंगे, एक एक करके डिस्कस करेंगे। लेकिन एडम स्मिथ ने इन दोनों थ्योरीज के बारे में क्या कहा ये यहाँ हम इस स्लाइड पे पढ़ लेते हैं। इसको आप डिटेल में पढ़ लीजिएगा, मैं आपको मोटा मोटा बता देती हूँ कि एडम स्मिथ जो थे उन्होंने दोनों थ्योरीज का जिक्र किया। एक है एबिलिटी टू पे, दोनों थ्योरीज अलग अलग हैं, बिल्कुल अलग हैं। ये कहती है कि हर एक व्यक्ति से उतना कंट्रीब्यूशन लिया जाए। टैक्स का मतलब क्या है कि हर व्यक्ति जो है, देश का जो नागरिक है, वो देश के विकास में, देश के जो है खर्चों के अंदर जो गवर्नमेंट खर्च कर रही है उन सब में अपना अपना योगदान डाले। तो ये कहते हैं कि वो योगदान हर व्यक्ति के सामर्थ्य के अनुसार होना चाहिए, जितना वो दे सकता है उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। और ये कहती है, ये थ्योरी बिल्कुल अलग बात कहती है। ये कहती है कि भाई तुम्हें इतना फ़ायदा हुआ है, जो सरकार काम कर रही है, जो रोड बनाई है, जो बिल्डिंग बनाई है, जो फैसिलिटीज़ दे रही है, उनसे जितना आपको फ़ायदा हो उस फ़ायदे के बराबर का भुगतान करो। ठीक है, तो दोनों बिल्कुल अलग अलग सिद्धांत हैं और दोनों को ही जो है एडम स्मिथ अपने जो वेल्थ ऑफ नेशंस के अंदर फेवर करते हैं। दोनों का जिक्र उन्होंने साइमल्टेनियसली एक ही डेफिनेशन में कर दिया। यहाँ पर वो कहते हैं कि कंट्रीब्यूशन एबिलिटीज़ के अकॉर्डिंग लिया जाना चाहिए। फिर यहाँ पर वो कहते हैं कि भाई आपने जितनी सरकार की छतरी के नीचे आपने जितनी इनकम जनरेट की है उस इनकम के का कंट्रीब्यूशन दो, उसमें जितना आपको फ़ायदा हुआ उसके बराबर का आप जो है कंट्रीब्यूट करो। और अब हम एक एक करके दोनों थ्योरीज करते हैं। एबिलिटी टू पे थ्योरी कहती है कि आपको सरकार के कामों में या सरकार के खर्चों के अंदर योगदान डालना है, लेकिन वो अपनी सामर्थ्य शक्ति के अकॉर्डिंग। आप यदि बहुत अमीर हैं तो आप ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, यदि आप गरीब हैं तो हो सकता है कि आपको जो है टैक्स देने की बजाय आपको कुछ सहायता दी जाए, यानी नेगेटिव टैक्सेस दिए जाएं। तो वो सारी पॉसिबिलिटी है यहाँ पर। मतलब ये जो थ्योरी है वो रीडिस्ट्रीब्यूशन को, पुनर्वितरण को भी सपोर्ट करती है। इसका जिक्र जो है 16वीं सेंचुरी में रूसो की राइटिंग्स में भी मिलता है। फिर जे.एस. मिल ने, जे.बी. से ने इस पर काम किया। अब बात जो मुद्दा है वो ये है कि ये जो टैक्सेबल कैपेसिटी, इसको मेज़र कैसे किया जाए, इसको मापा कैसे जाए। इसके मेजरमेंट के लिए जो है वो दो अप्रोचेस का सहारा लिया जाता है। सबसे पहले सब्जेक्टिव और फिर ऑब्जेक्टिव अप्रोच का डेवलपमेंट हुआ या उनका जिक्र हुआ। तो सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव अप्रोच करने से पहले मैं इन दोनों के वर्ड्स के मतलब क्लियर करूं। सब्जेक्टिव का मतलब हमेशा अपने आप से जुड़ा होता है। जो व्यक्ति जिसके बारे में बात हो रही है, पर्सन इन द क्वेश्चन, जो वो है वो जो है जैसा सोचता है, जैसा उसका साइकोलॉजिकल मनोवैज्ञानिक रिएक्शन होता है, इमोशनल मेंटल रिएक्शन होता है किसी भी चीज़ के
प्रति, यहाँ वो सब्जेक्टिव की बात की जाती है। ऑब्जेक्टिव जो है, जैसे मैं एक एग्जांपल से बताऊं कि यदि मैं आपसे ये पूछूं कि ताजमहल कहाँ है, इसका जवाब क्या होगा? इसका जवाब आपको, यदि 50 ऑप्शन भी दिए हुए हैं तो एक ही जवाब है इसका, वो कहाँ है? आगरा में है। इसमें कोई संदेह नहीं होता, इसमें कोई डाउटफुल कंडीशन नहीं है। तो ये ऑब्जेक्टिव अप्रोच है कि आपकी इनकम कितनी है, आपकी वेल्थ कितनी है, आपकी प्रॉपर्टी कितनी है, उसके अकॉर्डिंग आप पर टैक्स लग रहा है। आपकी टैक्सेबल कैपेसिटी, मनी वैल्यू कितनी है आपके पास, उसके अकॉर्डिंग जब टैक्स लगे उसके अकॉर्डिंग आपकी एबिलिटी को देखा जाए तो आपकी ऑब्जेक्टिव अप्रोच। सब्जेक्टिव अप्रोच क्या है कि आपका सेक्रीफाइस बराबर होना चाहिए, ठीक है, वो बात आ जाती है। तो ये सब्जेक्टिव अप्रोच है कि आपको ताजमहल कैसा लगा, उसका सवाल कुछ भी, उसका जवाब कुछ भी हो सकता है। तो ये सब्जेक्टिव अप्रोच है। तो इन दोनों के तहत जो है हम इसका एबिलिटी टू पे को समझते हैं। सब्जेक्टिव अप्रोच में हमने क्या करना होता है? सेक्रीफाइस को बराबर करना होता है, यानी कि जो टैक्स जो है वो एक देना, एक तरीके से त्याग करना होता है। तो वो त्याग जो है, जो बलिदान आप दे रहे हो, उसको बराबर करना है। तो अब उसको जब बराबर करने चलते हैं तो वहाँ पर भी 3 अप्रोचेस हैं आगे कि किस तरीके से बराबरी किसको कहोगे आप। तो पहली जो अप्रोच आती है वो कहती है एब्सोल्यूट अमाउंट को बराबर करना है, एब्सोल्यूट सेक्रीफाइस को बराबर करना है। एब्सोल्यूट का मतलब निरपेक्ष, यानी कि टोटल अमाउंट ऑफ यूटिलिटी जो आपसे अमीर व्यक्ति से ली है, गरीब व्यक्ति से ली है, दोनों से बराबर होनी चाहिए। तो इसमें इसके लिए फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला यही है कि यूटिलिटी, पहली बात तो इसको देख के बिल्कुल भी ना घबराएं, यदि मुझे समझ में आता है आपको भी समझ में आएगा। यू का मतलब यूटिलिटी, वाई का मतलब इनकम है और टी का मतलब टैक्स है, ठीक है। ये ए पर्सन यानी मैं हूँ और एक बी पर्सन आप है, मान लीजिए, ठीक है। तो ये है टैक्स से पहले की आपको जो इनकम से उपयोगिता मिल रही है, और ये जब टैक्स आपका कट गया उसके बाद जो उपयोगिता मिल रही है, ठीक है। इन दोनों का जो बैलेंस आएगा वो आपका और मेरा दोनों का बराबर होना चाहिए। डायग्रामेटिकली देखिए, अब ये डायग्राम की बात भी मैं आपको बता दूं, ये डायग्राम बनाने में थोड़ा मुश्किल लगता है, लेकिन प्रैक्टिस से आपको चुटकियों में आ जाएगा। बनाना पड़ेगा 5-7 बार, आ जाएगा, आई गारंटी। तो ये ऊपर टोटल यूटिलिटी है, नीचे मार्जिनल यूटिलिटी का ग्राफ है, और यहाँ पर हम जो मेज़र कर रहे हैं इस साइड जा रहे हैं तो इनकम और टैक्स बढ़ रहा है, टैक्स को शो कर रहे हैं, इनकम को शो कर रहे हैं इस साइड, और यहाँ पर यूटिलिटी चल रही है, सेक्रीफाइस चल रहा है आपका, ठीक है। अब ये जो OR है, यानी आप रिच पर्सन है तो ये आपकी इनकम है, ठीक है, और ये मैं पुअर हूँ, मेरी इनकम कम है आपसे, ठीक है। अब जो मुझे जो टोटल यूटिलिटी में, हमने टोटल यूटिलिटी को बराबर करना है, तो टोटल यूटिलिटी मुझे आपको कितनी मिल रही है? AB, ठीक है। इतनी इनकम से इस लेवल की इनकम पे मुझे इतनी आपको इतनी टोटल यूटिलिटी मिल रही है, मुझे कितनी मिल रही है? CD, इतनी, ठीक है। अब हम पे टैक्स लगाना है, टैक्स बराबर का लगाना है। यहाँ पर देखो 81 ये टैक्स है मुझ पर लगा, तो ये 81 के बराबर आपने टैक्स दिया, ठीक है। CT2 के बराबर मैंने टैक्स दिया, दोनों के ऊपर बराबर टैक्स लगा। आपने सिर्फ मेज़र करना है उंगली से और इसको लगा देना है। तो ये आपकी इनकम आई टैक्स के बाद, ये मेरी इनकम आई टैक्स के बाद, ठीक है। तो ये आपका सेक्रीफाइस होगा। आपने कितना किया? इतना सेक्रीफाइस, और मैंने किया इतना, दोनों का सेक्रीफाइस जो है वो बराबर है, राइट। जो इक्वल प्रोपोर्शनल सेक्रीफाइस है, प्रोपोर्शन का मतलब अनुपात, यानी कि आप अपनी इनकम के अनुपात में सेक्रीफाइस यदि आपसे करवाया जाए, यदि आपकी इनकम ज़्यादा है, मतलब मेरी इनकम आपकी इनकम में मान लीजिए 200 गुना का भी फ़र्क है, लेकिन 10% आपकी इनकम में से और 10% मेरी इनकम में से लिया जा रहा है, तो ये भी एक बराबरी होगी। जब हमसे सेम कंट्रीब्यूशन लिया जा रहा है तो भी बराबरी है, यदि हमसे परसेंटेज सेम लिया जा रहा है तो भी हमारी बराबरी तो हुई ना। अब सही या गलत की बात बाद में। तो ये एक दूसरा क्राइटेरिया है जिसमें टोटल सेक्रीफाइस डिवाइडेड बाय टोटल इनकम मेरा और आपका बराबर कर दिया गया। तो इसको कैसे करेंगे, डायग्रामेटिकली कैसे दिखाएंगे? बहुत सिंपल है दिखाना। करना क्या है, उस सिचुएशन में होगा क्या, आप कॉमन सेंस का सहारा लीजिए। तो आप अमीर हैं तो आपकी इनकम ज़्यादा है। अब मान लीजिए आपकी 100 रुपया इनकम है, मेरी 50 रुपया इनकम है। अब दोनों का 10-10% लिया जाना है तो नेचुरल है आपका ज़्यादा निकलेगा, मेरा कम निकलेगा, ठीक है। तो इसलिए आपसे जो इनकम ली जाएगी, आपसे जो टैक्स लिया जाएगा, वो पहले के कंपैरिजन में, इस वाली अप्रोच के कंपैरिजन में थोड़ा ज़्यादा होगा, राइट, ठीक है। तो आपकी इनकम कितनी हो गई? आपका टैक्स बढ़ गया, यानी R2 हो गया,
लाइन की परवाह मत कीजिएगा, ठीक। और मेरा टैक्स क्या हो जाएगा, मेरा टैक्स अब घटेगा। क्यों? क्योंकि मेरा इक्वल, यदि हमसे 100 रुपया वैसे ले रहे थे तो मेरा आपके बराबर था, लेकिन जब मेरी इनकम के प्रोपोर्शन में मुझसे लिया जाएगा तो मेरी इनकम कम है तो मेरा टैक्स भी कम बनेगा। तो नेचुरल है, मैं जितना टैक्स पहले दे रही थी उसके कंपैरिजन में अब क्या करूँगी, अब टैक्स कम दूंगी, ठीक है। तो मेरा टैक्स घट गया, ठीक है। पहले मैं PP1 दे रही थी, ठीक है, अब मैं PP2 दूंगी जो कि कम है, यानी मेरा टैक्स घटा है, आपका टैक्स बढ़ गया, ठीक है, समझ आ गया। तीसरी चीज़ है इक्वी मार्जिनल सेक्रीफाइस। अब यहाँ पर टोटल का काम खत्म, मार्जिनल का शुरू हो गया कि ये जो है मार्जिनल यूटिलिटी है। अब जरूरी ये है कि दोनों की यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी बराबर होनी चाहिए। यहाँ पर हमने माना था कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी जो है दोनों की बराबर है, यहाँ पर भी यही माना, लेकिन यहाँ पर हम ये एक्सेप्ट कर रहे हैं कि भाई आपकी और मेरी मार्जिनल यूटिलिटी, आपके लिए 1 रुपया और मेरे लिए 1 रुपये की कीमत अलग अलग है। आप अमीर हैं, आपके लिए 1 रुपया कुछ भी नहीं है, लेकिन मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। तो इसलिए जो है ये यहाँ पर आपने मार्जिनल सेक्रीफाइस को बराबर करना है। आफ्टर टैक्स और आफ्टर टैक्स आपकी चेंज यूटिलिटी में कितना चेंज होता है और आपकी इनकम के रिस्पेक्ट में कितना चेंज होता है, इसको आप देखोगे। तो यहाँ पर आपने मार्जिनल सेक्रीफाइस को बराबर करना है। देखिए यहाँ पर मान लीजिए, अंदाजा ही लगाते हैं कि भाई ये आपका टैक्स जब मार्जिनल सेक्रीफाइस को बराबर करेंगे तो आपका टैक्स जो है बढ़कर कितना हो गया, R3, ठीक है, और मेरा टैक्स कितना हो गया, कम होकर, मेरा टैक्स कम हो गया और कम हो गया, क्योंकि मैं तो इधर की तरफ मूव कर रही हूँ, आप इधर की तरफ मूव कर रहे हो, तो आपका टैक्स बढ़ता जा रहा है और मेरा टैक्स जो है कंपैरेटिवली यहीं पर, ये P3 है, ठीक है। तो ये मेरा टैक्स जो है वो घट गया है। तो यहाँ पर मार्जिनल सेक्रीफाइस हम दोनों का बराबर है। यहाँ पर मतलब मैं इतना टैक्स पे करूँगी तो भी मुझे उतना पेन होगा, और आप जो है इतना टैक्स पे करोगे तो आपको भी उतना ही जो है पेन होगा, उतना ही आपका सेक्रीफाइस होगा। तो होप आपको समझ में आया। डायग्राम बनाते वक्त थोड़ा सा प्रैक्टिस की बहुत ज़रूरत पड़ेगी, मैं आपको पहले से ही बता देती हूँ। हालांकि मार्जिनल सेक्रीफाइस अप्रोच को हम ये कह देते हैं कि ये बेस्ट अप्रोच है, मार्जिनल सेक्रीफाइस को बराबर करना चाहिए, लेकिन सब्जेक्टिव अप्रोच को थियोरेटिकली ये बहुत अच्छी लगती है, सुनने में भी अच्छा लगता है कि सबका सेक्रीफाइस बराबर होना चाहिए वो, लेकिन इसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करना बहुत बेहद मुश्किल है, क्योंकि सेक्रीफाइस को आप मेज़र कैसे करेंगे, है ना, तो ये पॉसिबल नहीं। तो इसलिए ऑब्जेक्टिव अप्रोच को बहुत सारे विद्वानों जिनने जो है फॉलो किया और उसके बारे में बताया, तो उसमें ये था कि आप किसी जो मनी वैल्यू है उस पर, जो एक व्यक्ति पजेस करता है, जो उसके पास होती है, उस पर आप कंसंट्रेट करें और उसके किसी बेस को लेकर और फिर आप टैक्स लगाना शुरू करें। तो पहला जो जिक्र आता है वो आता है प्रॉपर्टी का। सबसे पहले ट्रेडिशनली ये जोर दिया गया कि प्रॉपर्टी पे टैक्स लगना चाहिए, जिस पर नेचुरल है, जिस व्यक्ति के पास ज़्यादा प्रॉपर्टी है उसकी टैक्स पेइंग कैपेसिटी भी ज़्यादा होगी, है ना, वो अमीर होगा तो दिया जा सकता है, तो वो ठीक लगता है। लेकिन वहाँ प्रॉब्लम आती है कि जो प्रॉपर्टी में अंतर होता है, किसी की प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा इनकम यील्डिंग होती है, किसी की प्रॉपर्टी से कोई इनकम नहीं मिल रही होती है, कितने सारे लोग हिस्सेदार होते हैं, तो उसमें भी बहुत सारी समस्याएं हैं। देन कम्स कंजम्पशन, कि कंजम्पशन के बेसिस पे निकोलस कैल्डोर कहते हैं कि कंजम्पशन पे या जो आप खर्च कर रहे हो वो सबसे सही सीधा पैमाना है कि आपकी इनकम कितनी है। तो ज़्यादा खर्च करने वाला, इसका मतलब उसकी इनकम ज़्यादा है, इसलिए उस पर टैक्स भी वो ज़्यादा बियर कर पाएगा। लेकिन यहाँ पर आ जाता है कि कुछ लोग होते हैं ज़्यादा खर्च करते हैं, कुछ मेरे जैसे कंजूस होते हैं वो कम खर्च करते हैं, तो इसका मतलब कंजूस पर कम टैक्स लगेगा और ज़्यादा खर्च करने वाले पे ज़्यादा खर्च लगेगा, ज़्यादा टैक्स लगेगा। इसी तरीके से जिन लोगों का फैमिली साइज़ बड़ा होगा उनको नेचुरल है ज़्यादा खर्च करना पड़ेगा, तो वो दोहरी मार मारे जाएंगे। ज़्यादा खर्च करना पड़ रहा है क्योंकि फैमिली बहुत बड़ी है, ऊपर से जो है आपका जो है उस पर टैक्स भी ज़्यादा लगा रहे हो, तो इस तरीके से। तो फिर कंसेंसस इस बात पे होती है कि आमतौर पर इनकम टैक्स को जो है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट माना जाता है, तो इनकम पे टैक्स लगाया जाता है। तो अब इनकम टैक्स पे, इनकम नेचुरल है, एक बहुत बड़ा जो है वो आपका पैरामीटर है जो बताता है कि आपकी टैक्स पेइंग कैपेसिटी कितनी है। तो वहाँ पर भी वो कहते हैं कि जब आप टैक्स लगा रहे हो तो बहुत सारी बातों का आपको ध्यान में रखना पड़ता है। देखिए कि जिस पर आप टैक्स लगा रहे हो उसका फैमिली साइज़ कितना है, ज़्यादा फैमिली है इसका मतलब उसको
ज़्यादा खर्च की ज़रूरत है, इसलिए आप उस पर कम टैक्स लगाएंगे। फिर आप इनकम आ कहाँ से रही है, प्रॉपर्टी के थ्रू आ रही है या आप कमा रहे हो। यदि कमा रहे हो तो नेचुरल है कम टैक्स लगेगा, प्रॉपर्टी से ज़्यादा भी टैक्स लगा सकते हो। यदि रेगुलर इनकम है आपकी, है ना, हर हालत में आपकी इनकम ने आ ही जाना है, तो उस पर ज़्यादा टैक्स लग सकता है। लेकिन जैसे एग्रीकल्चर की इनकम है, वो मॉनसून पे डिपेंड करती है, तो उस पर टैक्स कम लगाया जाता है या नहीं लगाया जाता। तो रेगुलरिटी इंपॉर्टेंट है। फिर आपको एक लिमिट तक जो है इनकम को छोड़ना भी पड़ेगा, बंदे ने जीना भी तो है, तो उस लिमिट के बाद आप टैक्स लगाना शुरू करें। फिर आप नेट इनकम पर टैक्स लगाएं, ग्रोस पे ना लगाएं। यानी कि जो व्यक्ति ने अपने काम धंधे के लिए जो खर्च किए हैं उनको आप छोड़ दीजिए, उसको डिडक्शन की इजाज़त दीजिए, ताकि नेट इनकम पे आप टैक्स लगाएं। ग्रोस पे लगाएंगे तो वो बेचारा उसका खर्चे पे भी उसका टैक्स लगेगा। ठीक है, तो प्रोग्रेसिव होना चाहिए, मीन्स कि टैक्सेशन जो है वो इनकम जिसकी ज़्यादा है उस पर ज़्यादा टैक्स और जिसकी कम इनकम है उस पर कम टैक्स लगाया जाना चाहिए। तो ये ऑब्जेक्टिव अप्रोच है। हालांकि इसमें भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, इवेजन की प्रॉब्लम है और भी बहुत तरीके की प्रॉब्लम्स आती है। तो इसलिए ये समझा जाता है कि एक नहीं काफ़ी सारे टैक्स, मल्टीपल टैक्सेस लगाए जाएं, जैसे कि आज के टाइम पे होता है। तो उससे जो है आपका काम चल सकता है, गवर्नमेंट का भी काम चलेगा और लोगों का कंट्रीब्यूशन भी आ जाएगा। तो ये आपकी थ्योरी है, एबिलिटी टू पे थ्योरी, जिसको हमने कर लिया है। और एबिलिटी टू पे थ्योरी की यदि क्रिटिसिज्म में बात की जाए तो आप ये कह सकते हो कि भाई इन्होंने एक्सपेंडिचर के बेनिफिट का कहीं जिक्र नहीं किया। इन्होंने ये नहीं बताया कि भी जब सरकार खर्च करती है तो उससे लोगों को जो बेनिफिट हो रहा है उसके अकॉर्डिंग आप क्या ले रहे हो आप लोगों से, उसको भी मद्देनज़र रखना चाहिए था। तो इस नेक्स्ट थ्योरी के साथ फिर मिलते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।